अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं हुसैन लियाकत। आज रावलपिंडी में सेकंड लास्ट मैच था जो कि पेशावर ज़ल्मी अपने होम ग्राउंड में आखिरी मैच खेल रही थी। उसका मुकाबला था कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ और एक रावलपिंडी में एक बस थी। एक तरफ बाबर आजम के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर के नारे लग रहे थे क्योंकि मोहम्मद आमिर अपने घर में खेल रहे थे और आज बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने एक ज़बरदस्त टोटल बोर्ड पे सजाया, 196 रन का टोटल था, जिसके जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स कुछ मजामत ना कर सकी। साउथ शकील के आउट होने के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की विकेटों का सिलसिला ना रुक सका और 76 रन से फतह हुई पेशावर ज़ल्मी को। और पेशावर ज़ल्मी अब दूसरी टीम बन चुकी है जो कि मुल्तान सुल्तान के बाद क्वालिफाई करने में कामयाब हो चुकी है HBL PSL 9 में। और आज भी मैच में एक ही दिलचस्प बात थी, बाबर आजम की 50 देखी है पिंडी वालों ने। और पिंडी में आज एक बार फिर क्राउड फुल था और पिंडी ने मायूस नहीं किया। कल का मैच मेरे मुताबिक एक बड़ा ठंडा मैच इस वजह से था कि सिर्फ एक ही टीम का वहाँ पे क्राउड नज़र आ रहा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का। कराची किंग्स जो कि कराची में उसको लोग देखने नहीं आते, लेकिन इस्लामाबाद वालों ने यहाँ पे भी मैच देखा। लेकिन आज हाउसफुल था और कल थोड़े से क्राउड कम था। और रावलपिंडी ने 8 के 8 मैचेस में एक बार फिर ये साबित किया कि रावलपिंडी को जो 8-9 मैचेस मिलते हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड और रावलपिंडी की आवाम डिज़र्व करती है। इस तमाम मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 14 साल की उम्र में पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया, हसन रजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और इन्हीं के दोस्त किसी ज़माने में अंडर-19 इनके साथ खेलते रहे, बाद में हमारे कबीले में शामिल हुए। कराची से स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे बदियुज़्ज़मान साहब। बदी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं कि आज पेशावर ज़ल्मी ने अपने घर में फतह जो है ना वो कोयटा ग्लैडिएटर से छीन ली और 76 रन से एक बहुत बड़ी फतह जो है नसीब हुई पेशावर ज़ल्मी को। देखिए, हमने कल मैच में कहा था और मैंने तो कहा था कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, आपने कहा था कि कौन जीतेगा, इसलिए कि मोमेंटम नज़र आ रहा है एक टीम का। और जिस तरह से बाबर आजम कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं परफॉर्मेंसेस में, मेरे ख्याल में वो रिपीट नहीं करना चाह रही थी जो कराची किंग्स के साथ जब वो एज ए कैप्टन थे वहाँ पर, तो वो चीज़ें बहुत सारी ऐसी थी कि बिल्कुल जो है वो कंबाइंड नहीं होनी थी, प्लेयर्स में मैचअप नहीं हो रहा था, एक फ्रेंचाइज में भी मैचअप नहीं होता। मगर अभी भी देखें शान जो चीज़ें उन पर आई हुई थी वो शान मसूद पे आ गई हैं। और पेशावर ज़ल्मी को जिस तरह वो लीड कर रहे हैं और यंग प्लेयर जो खेल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के, उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग। और हमेशा हमने कहा यही कि जब क्रिकेटर होता है वो एज ए कैप्टन तो खेल रहा होता है, मगर वो एज ए कैप्टन परफॉर्म करेगा तो फिर और यंगस्टर जो आने वाले प्लेयर होते हैं वही परफॉर्म करते हैं। उनको देखा देखी जो है खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है। और ये एक कहावत है मशहूर, तो कहावत वो सैम अयूब में नज़र आ रही है जिनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। 2 विकेट्स भी ली उन्होंने और चिपिंग भी करते हैं, 34-35 रन बीच में भी कर रहे हैं, मजीद 50 रन करने चाहिए थे और कॉन्फिडेंस लेवल उनका नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी आज। कोयटा की टीम पिछले मैचों में बड़ा एक कंसिस्टेंट खेली थी, रायलो उसको कैप्टनसी कर रहे थे, मगर अचानक से जो है बैक टू बैक मैच हारे हैं तो वहाँ से इनका मोमेंटम थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आया। अगेन खुर्रम शहजाद इंजरी के बाद आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। आज फिर पिच जो था पिंडी का वो बॉल राइज कर रहा था। पिछले मैच में हमने देखा इस्लामाबाद के मैच में शादाब को बॉल किक हुआ, ग्लव्सों पे लगा, तो बॉलिंग सपोर्ट हो रही थी। मज़हर रब्बानी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी अगेन, मगर यहाँ पर अकील हुसैन ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी और हैट्रिक करी है PSL सीजन 9 की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। ठीक हो गया बदी भाई, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे मैच से पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि लाहौर ने, मुल्तान ने और पिंडी ने अपना पार्ट कर दिया क्योंकि पिंडी में अब एक ही मैच है। कल से कराची में फिर मैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो कराची में क्या आप लोग क्राउड को पुल करने में कामयाब होंगे इस दफ़ा? देखिए हुसैन भाई, सबसे पहले शुक्रिया, और हसन जो काफ़ी साथ रहा हमारा। तो जहाँ तक आप कराची की बात करते हैं तो हसन यहाँ रहे, इनको मालूम होगा। देखिए कराची वाले जो हैं कोई भी मुश्किल बर्दाश्त नहीं करते, वो किसी भी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करते, किसी वजह से जो है वो स्टेडियम का रुख भी नहीं करते। और ख़ास तौर पर देखिए पिंडी में जिस तरीके से क्राउड आता है उनको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लाहौर में भी ऐसा है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन कराची में स्टेडियम तक पहुँचने में लोगों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर नाज़िमाबाद से लोग आ रहे हैं तो उनको जो वहाँ पर हसन स्क्वायर का जो ब्रिज है वहाँ पर एक कंटेनर लगाकर रोड को बंद कर दिया जाता है और लोग वहाँ से पैदल स्टेडियम में तक आते, तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता है। फिर अगर वो दूसरी जानिब से आ रहे हो तो फिर वो पार्किंग में जब गाड़ी खड़ी करते हैं और गाड़ी खड़ी करने के बाद उनको अंदर जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करता है। एक गेट से दूसरे गेट पर भेज दिया जाता है, दूसरे से तीसरे भेज दिया जाता है और फिर अंदर जो चीज़ें
वो ज़्यादा इतनी महंगी है, तो लोग कोशिशें करते हैं कि यार यहाँ क्राउड में फंसना या ट्रैफिक जैम में फंसना, तो क्या जो है हम इस तरफ जाएं। लेकिन कल से एक अपडेट मैं आपको दूं कि कल से जो एक मसला चला हुआ था कि कोई रोड बंद नहीं होगा, तो इस पर ट्रैफिक पुलिस ने ये कहा है कि हम कोई भी रोड बंद नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हैवी ट्रैफिक का दाखिला जो है वो स्टेडियम की तरफ आने वाले रोडों पर नहीं और दूसरे लोगों के लिए खुले ताकि क्राउड आए। लोग चाहते हैं कि कराची में क्राउड आए, तो आप देखते हैं कल कराची की अगर हार जाती है तो वैसे ही बाहर हो जाएगी। अब उसकी जीत का दारोमदार तो यही है कि इस्लामाबाद आ रहे हैं और ये दोनों मैच जीते तो फिर कोई चांस बन सकता है। लेकिन कल का मैच अगर हार जाते हैं तो फिर कराची को सपोर्ट करने के लिए वहाँ मुझे नहीं लगता, फिर ज्यादातर आपको वहाँ पर लोग कोयटा के या फिर पेशावर जख्मी के यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग आए। नो डाउट आउटस्टैंडिंग। वैसे एक चीज बोलूं कि क्राउड तो नहीं आया, मगर जो क्राउड मेला जो लूटा है पीएसएल में मुझे लग रहा है पिंडी स्टेडियम में लूटा है। जी हाँ, जिस पिंडी में आप होते ना, पिंडी में मैं होता हूं, मैं कराची में होते थे, क्राउड वहां पे भी होता था, वहां पर भी होता था। जब से आप इधर आए तो क्राउड नहीं जाता वहां, क्राउड वहां नहीं जाता। ये देखें ना, ये तो फैन फॉलोइंग भी है ना इसमें, और लोगों का चाम है, लोगों की एक जो है वो अपनाइयत होती है क्रिकेट में। और कराची किंग्स जीत भी नहीं रही, देखें जिस तरह से अगेन। मगर पेशावर जो है वो 1.5 घंटे के फासले पे है, और होम क्राउड आपने जिस तरह पहले भी कहा अभी के इंट्रो में कि होम क्राउड, एक तरफ बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की टीम और दूसरी तरफ जो है मोहम्मद आमिर, उनका होम ग्राउंड था पिंडी में। यहाँ गुजर खान करीब ही है यहाँ से, गुजर खान के हैं बेसिकली वो। मगर क्राउड ने जो है ना वो एंजॉय किया। जितने भी मैचेस हुए यहाँ पर 25 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से चौथा या पाँचवा मैच मिला है यहाँ पर, तो उसमें नज़र आ रहा है कि पिंडी स्टेडियम जो है वो एक तालियों की गूंज से जो है गूंजा हुआ है। आज भी ना पिंडी स्टेडियम में एक तरफ पहले ये होता था कि जब बाबर का मैच होता था ना तो एक ही नारा हमें नजर आता था, बाबर बाबर। आज जब बाबर के साथ आमिर आमिर हो रहा था ना तो वो मिक्स हो रहा था, क्योंकि आज पिंडी स्टेडियम में 2 बजेस चल रही थी, एक बाबर आजम की और एक मोहम्मद आमिर की। उनके मद्दाह उनके नारे लगा रहे थे और बहुत मजा आ रहा था। वो इसलिए थोड़ा सा आपस में, जब याद होगा बाबर आजम कैप्टन थे तो वहाँ पर आमिर भी काफ़ी रूठे रूठे नजर आ रहे थे, क्योंकि वो कम बैक करना चाह रहे थे पाकिस्तान टीम में। और ब्लेम वो सिलेक्शन कमेटी पे भी नहीं डाल रहे थे, पीसीबी पे भी वो कैप्टन पे डाल रहे थे कि शायद बाबर आजम ने मुझे ड्रॉप किया हुआ है। तो बाबर आजम स्याह सफ़ेद के मालिक हुआ करते थे। बिल्कुल मालिक हुआ कर सकते थे, और उनको लाना भी चाहिए था अगर वो जिस प्लेयर को खिला रहे हैं। मगर बहरहाल सैम अय्यूब को अगर देखें तो उन पर फिलहाल उन्होंने हाथ रखा हुआ है, नो डाउट कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। बॉलिंग में 2 विकेट्स लिए हैं, बैटिंग में भी खेल रहे हैं, फील्डिंग में एनर्जेटिक हैं। तो यही कॉन्फिडेंस मेहरान मुमताज़ की अगर बात कर लें आज अगेन, कि हम पिछले मैचेस से कह रहे थे कि एक यंग प्लेयर है और एक प्रोसेस से खेलता हुआ है क्रिकेट, अंडर 16 अंडर 13। तो ऐसे बहुत सारे बेशुमार 24 करोड़ के हमें बच्चे हैं कि जिनको आप मौका देंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। जब तक प्लेयर खेलेगा नहीं तो वो नजर कैसे आएगा? जंगल में मोड़ नाचा किसने देगा? सबसे पहले बात यह है कि पीएसएल में खेलेगा तो नजर आएगा। पीएसएल में देखें, एक ब्रांड ही आपका पीएसएल है ना, आपका डोमेस्टिक नहीं है। आपका और लोकल ग्रास रूट लेवल पे देख लें, इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं होती, प्लेयर इतना हाईलाइट नहीं होता। मगर पीएसएल जब भी आता है उसमें आपको एक मौका मिलता है, तो वो मौका उन्होंने अवेल किया। 2 मैचेस में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। बदी भाई, वैसे तो कहने को ना आज पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स से जीत गई, लेकिन जो फैन क्लब्स हैं ना उनके लिए ये है कि आज बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को शिकस्त दे दी, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि आज बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर से मुकाबला जीत लिया। अगर आसान अल्फाज में आप मोहम्मद आमिर के साथ हमदर्दी करते तो ये कह सकते हैं आज बाबर और आमिर का मुकाबला था, जो कि बाबर ने अपने नाम किया। बिल्कुल आप असलम भाई सही कह रहे हैं, ऐसे ही था कि बाबर और जो आमिर है इनकी आपस में इस तरह की चीज़ें चलती भी आ रही हैं। लेकिन जब आमिर कराची में थे तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या आप बाबर आजम इतनी अच्छी उसने बैटिंग की, सेंचुरी की, उसने कहा मेरा ज़ाती कोई भी इख्तलाफ नहीं है मोहम्मद जो बाबर आजम से, सिर्फ और ये चाहते हैं कि T20 जिस तरह की क्रिकेट हो रही है और जिस तरीके से उसने सेंचुरी की है, तो मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तान टीम की तरफ से भी इसी तरह की इनिंग्स खेले। तो मेरे ख्याल में देखिए, बाबर पर आप 1000 तनकीद कर सकते हैं, बहुत सारी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसकी बैटिंग में कोई शक नहीं है कि ऐसा मुसलसल परफॉर्म करने वाला पाकिस्तान टीम में या पीएसएल में कोई भी बैट्समैन अभी तक नहीं है जो मुसलसल ऐसे परफॉर्म करे। और उसके बाद रिजवान है जो इस तरह की इस लाइन पर चला हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो नज़र आती है, जिसकी वजह से आप वो करते हैं। तो देखिए, आप कोयटा की टीम को लेंगे कि शुरू से हम कह रहे थे कि कोयटा की टीम जो है आउटस्टैंडिंग है, उनके पास 5-6 बैटिंग बड़ी अच्छी है, फिर उसके बाद 4-5 बॉलर बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जो है ऐसी टीम है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आपने 1-2 मैचेस देखे। अब मैं बात करूँगा नाफे की, एक मैच में उसने रन्स किए और लोगों ने उसको पता नहीं कहां पहुंचा दिया और किस किस से मिला दिया। देखिए, यंग प्लेयर जो होता है उसे भी खेलने दें,
उसको अभी 1-2 मैचेस से जज ना करें ये कौन है और क्या था और क्या बनने जा रहा है। आप उसको मौका पूरा दें। अगर वो परफॉर्म करता है, मुसलसल परफॉर्म करता है, एक शॉट से आप बैट्समैन नहीं बनते। आपको बैट्समैन बनने के लिए हसन आपके साथ बैठे हुए कि आपको जो विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने आने चाहिए, चाहे वो मिड विकेट हो, चाहे स्क्वायर लेग हो, चाहे मिड ऑन हो, मिड ऑफ हो, स्क्वायर लेग हो, यहाँ पर आपको खेलना आना चाहिए। एक शॉट से आप रन तो बना सकते हैं किसी 1-2 मैच में, लेकिन मुसलसल क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो ये चीजें खिलाड़ियों को नोट करनी पड़ेगी। जो आपने बात की कि पीएसएल की वजह से ही सामने चीजें आती हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ पीएसएल के अलावा कोई देखा नहीं जाता। आप देखें कि भारत ने जो है साफ तौर पर खिलाड़ियों को कह दिया है कि जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा उसको हम इंडियन टीम में नहीं लाएंगे। तो इस तरह का आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, पीएसएल को क्राइटेरिया बनाएंगे, पीएसएल भी ये मुझे नेशनल T20 की तरह लग रहा है भाई। देखिए आपके पास कोई बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा, ये रिटायर्ड प्लेयर हैं या फिर टीमों से नहीं खेल रहे वो आ रहे हैं। अगले साल अगर इस तरह का मसला हुआ तो फिर अगले 2 साल में आप देखिएगा कि यहाँ इस जो है हाल होता है। ब्रांड तो आपने बना दिया, लेकिन ब्रांड को कायम रखना बड़ी बात है। बिल्कुल, ब्रांड को सस्टेन करना पड़ता है। अच्छा सर, बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की तो मैंने बदी भाई से भी बात की, लेकिन जो पहला ओवर था ना वो देखने वाला था। पहले ओवर की जंग बहुत ही बड़ी जंग होती है और वो आज मुझे मोहम्मद आमिर जीतते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने बाबर आजम को ना कोई बाउंड्री लगाने दी, छक्का लगाने दिया। फिर बात सोहेल खान पे आ गई कि सोहेल खान ने खराब ओवर किया। आपको पता है बॉलिंग में भी पार्टनरशिप की जरूरत होती है, तो फिर वो प्रेशर आमिर पे आया तो अगले ओवर में वो एक चौका लगाने में कामयाब हुए। पहले ओवर की जंग में आमिर ही फाते रहे। जीत मेरे ख्याल में बाबर आजम की हुई है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जीत बाबर आजम की हुई है और टीम भी जीती है और 50 भी की है अपनी। ये चीज़ होती है कि टेम्परामेंट आपने लूज़ नहीं करना अपना, और टेम्परामेंट की कहानी यही होती है कि आप कितना स्टे कर रहे हैं पिच पे और बॉल टू बॉल कितना खेल रहे हैं। तो बड़े प्लेयर की ये निशानी होती है कि जब एक अच्छा बॉलर होता है उसको आप रिस्पेक्ट देंगे और दूसरे एंड से जब आएगा तो उसको लूटेंगे। तो यही हुआ है कि उन्होंने क्वालिटी बैटिंग की और दिखाई अपनी परफॉर्मेंसेस। जिस तरह कज़ाफ़ी में सेंचुरी करी, अब तक 3 सेंचुरी हो चुकी हैं, वेंडर ड्यूसन ने की और उसके बाद इन्होंने की, उस्मान ने की, उस्मान खान जो हैं वो इसके मुल्तान सुल्तान के। तो ये क्वालिटी बैटिंग है और सेंचुरी बनाने के लिए आपको एक माइंड से उतरना पड़ता है ग्राउंड में जाके कि आपने एग्जीक्यूट किस तरह करनी है अपनी इनिंग्स को। एक ही शॉट नहीं मारना है, को लूज़ नहीं करना है। एक बॉल होती है बैटर्स के पास, 6 बॉलें होती हैं बॉलर्स के पास, और उसके बाद फिर वाइड भी कर दें और नो बॉल भी कर दें तो उस पर और प्रेशर आता है। तो बाबर आजम की यही क्वालिटी है कि वो टीम को लेकर चल रहे हैं, खुद भी फ्रंट पर लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैम अयूब हो गए, पावल हो गए, वो भी चिपिंग करते हैं। हारिस जो एक टाइम पे अच्छा खेल रहे थे मगर वो भी आउट हो गए। हम यही बात कर रहे हैं कि आपको अपनी क्रिकेट में शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जहां पर शॉट खेलते हैं, हैदर अली की हम बात कर रहे हैं कि लास्ट मैच में जाकर उन्होंने 26 रन किए हैं, सामने स्ट्रेट शॉट खेले हैं, लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे खेलते हैं। जहां पर बॉल मिलती है वहां पर आप खेलें शॉट, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और खेलते में तारीफें भी होती हैं, शॉट भी लगते हैं। तो मेरे ख्याल में मजीद जो है वो जीत जो है बाबर आजम की हुई है। ठीक हो गया, जीत बाबर आजम की। जरा थोड़ा सा नजर डाल लें बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर, पेशावर ज़ल्मी के कार्ड के ऊपर कि बाबर आजम के अलावा किस किस ने रन किए। बड़ी उम्दा शराकतदारी हुई बाबर आजम और सैम अयूब के दरमियान। सैम अयूब शिकार हुए सोहेल खान की स्लो डिलीवरी का। हालांकि सोहेल खान उससे पहले अच्छी खासी पिटाई खा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी सैम अयूब की वो प्राइज विकेट सोहेल खान के नाम रही। ये अगर थोड़ा सा नज़र डालिएगा, सैम अयूब 30 रन बनाए उन्होंने 12 गेंदों पर। दैट वाज वेरी वेरी फायरी। और व्हेन आई वाज इन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तो वहाँ पे एक ही नारा बज रहा था सैम अयूब का, क्योंकि उस वक्त बाबर के साथ साथ लोग सैम को भी उसी तरह अंधाधुन अंदाज में सपोर्ट कर रहे थे। पेशावर से बड़ी गाड़ियाँ आई हुई थी इनको सपोर्ट करने के लिए। यंग प्लेयर है, पाकिस्तान टीम से भी खेले, इंग्लैंड में गए। तो बाबर को अगर देखें सर, हसन भाई 53 रन इन 30 डिलीवरीज, आउटस्टैंडिंग बॉल टू बॉल स्ट्राइक रेट अच्छा होता जा रहा है। स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। अल्लाह करे यानी कि जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है इन पे उतना इंप्रूव करते जा रही है। कौमी टीम में भी इसी तरह अच्छा रहे। अल्लाह करे कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें इनफॉर्म बैट्समैन डिलीवरीज। हसीबुल्लाह इन 6 and 6। टॉम कॉलर कैडमोर शुक्र है कि कुफर टूटा खुदा करके आज चलें और 33 रन बनाए। पॉवल ने आज 28 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल 5 रन बना के आउट हुए। फिर एक हैट्रिक हुई अकील हुसैन की जानिब से और उसके बाद नवीन उल हक ने 9 गेंदों पर 10 रन बनाए। बदी भाई ये बताइएगा कि बाबर आजम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं सैम अयूब को, और सैम अयूब उस कॉन्फिडेंस का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए एक पूरे बॉलर भी बन चुके हैं और बैटिंग भी अब कमाल की करते हैं। जब से उनकी फॉर्म वापस लगी है 30-40 रन तो वो 12-13-14 गेंदों पे बना लेते हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा सैम भाई। देखिए साइम अयूब को जो है काफ़ी सपोर्ट कप्तान की, जब आपको कप्तान बैक कर रहा होता है और साथ खेल रहा होता है तो फिर आपका जो है वो माइंड भी आपका जो इस तरफ होता है कि यार मैंने रन्स करने और मेरी ही रन्स की वजह से टीम ने जो है जीतना है। तो यही बात है, साइम अयूब को जो भी प्लान दिया जाता है अयूब उस पर पूरा उतर रहा है। और कभी ऐसा भी होता है कि रन्स करता है और कभी ऐसा भी होता है कि शॉर्ट रन्स करके वो आउट हो जाता है। लेकिन एक हैरत मुझे इस बात पे है कि मुसलसल चांस मोहम्मद हारिस को की दिए जा रहा है। मैं अभी स्टैट्स देख रहा था तो तकरीबन 8 मैचेस उन्होंने पीएसएल के खेले और 67 रन उन्होंने बनाए, लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं। जबकि दूसरा विकेटकीपर असीब आपके पास मौजूद है, आप किसी और को भी चांस दे सकते हैं। ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि बाबर आजम उसको मुसलसल चांस दिए जा रहे हैं। फिर आप उसको पाकिस्तान टीम में देखिए, वहां उसको मुसलसल चांस मिले। 9 मैचेस वो खेल चुके हैं, 126 रन बनाए। तो मेरे ख्याल में जब एक प्लेयर को आप इतने चांस देते हैं तो जो दूसरे यंग प्लेयर आते हैं तो उनको भी इसी तरह का आपको चांस देना चाहिए कि ताकि वो पाकिस्तान टीम के लिए 10, 15, 12 मैच खेलें तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई यार इसमें टैलेंट है, ये कुछ कर सकता है। तो यही चीज़ है कि साइम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। इसी वजह से दिया जा रहा है कि आप पाकिस्तान ने जो है वो T20 सीरीज़ खेलनी है, ख़ासतौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा करना है, 1 T20 सीरीज़ खेलनी है। फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना है। तो वर्ल्ड कप जाने से पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इन जो आपके पास तकरीबन 8 मैचेस हैं तो इन 8 मैचेस में जो है आपको देखना पड़ेगा कि हम कौन से लड़के जो हैं वो सेलेक्ट करें, तो वो वहाँ जाकर जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी से प्लानिंग कर देनी चाहिए। हम ये ना हो कि वर्ल्ड कप में भी अभी जो है 15 दिन बाकी है और हम अभी टीम का ऐलान ना करें। मेरे ख्याल में पीएसएल के फौरन बाद पाकिस्तान टीम का भी ऐलान हो जाना चाहिए। और जो खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है या वो कर रहे हैं तो उनको नज़रों में ज़रूर रखें, लेकिन एकदम टेस्ट कैप या T20 कैप या वनडे कैप बांटे ना। ठीक हो गया। बदी भाई हमारे साथ मौजूद है, हसन रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खवातीन वज़ात यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अकील हुसैन की उस हैट्रिक पे जो कि आज रावलपिंडी में हुई और कमाल का वो मंजर था जब अकील हुसैन ने 3 विकेट उड़ाई पेशावर ज़ल्मी की। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे अकील हुसैन की हैट्रिक की जो कि आज रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में हुई। और एक बड़ी हौसला अफजा बात थी, जब भी कोई ग्राउंड भरा होता है, हाउसफुल होता है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं और लोकल्स होते हैं वो इंटेंसिटी के साथ क्रिकेट खेलते हैं। और आज अकील हुसैन इस तरह लग रहा था जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की जानिब से खेलते हुए हैट्रिक की उन्होंने, और वर्ल्ड कप में शायद हैट्रिक किया है। इतना ज़्यादा वो खुश नज़र आते। बदी भाई अकील ने एकदम से नक्शा ज़रूर बदला है मैच का उस हैट्रिक के बाद, क्योंकि उस लम्हे ये लग रहा था कि पेशावर बल्कि उससे थोड़ा पहले चले जाएं कि पेशावर आराम से 230-240 रन बना लेगी, लेकिन अकील ने वो हैट्रिक करके वो मोमेंटम तोड़ा पेशावर ज़ल्मी का। देखिए जिस तरीके से स्टार्ट लिया था खासतौर पर पेशावर ज़ल्मी ने, उनके जो 9 ओवर में 100 रन हो गए थे, तो यही कि वहाँ पर लग रहा था कि पेशावर की टीम जो है आज 220-225 तक जाएगी। लेकिन यही देखिए कि जो ओवर होते हैं 13 से 20 के दरमियान जो ओवर होते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें गेम चेंज नज़र आया है, ख़ासतौर पर पिंडी के स्टेडियम में और लाहौर के स्टेडियम में। वो इस वजह से कि शायद वहाँ पर गेंद ब्रेक भी हो रहा होता है और गेंद जो है थोड़ा सा लो भी आता है, जिसकी वजह से बैट्समैनों को परेशानी होती है। तो जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग अकील हुसैन ने की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अगर आप देखें तो तमाम मैचेस में अगर अकील की बॉलिंग उठाकर देखें तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। आज तो उन्होंने कमाल किया, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग। 4 ओवर में आप 22 रन देते हो, 3 आउट करते हैं, और जहां पर 196 रन बन रहे हो उसमें 4 ओवर में 22 रन आपके, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 ओवर में बाकी कितने रन बने। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बॉलिंग जो है वो चाहिए, चाहे वो स्पिनर हो। अगर आप पेशावर की बात करते हैं तो यहाँ मेहरान ने भी बहुत, लेकिन बदी भाई यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब सोहेल खान को मार पड़ रही थी तो फिर दूसरा ओवर सोहेल खान के बजाय उस वक्त अकील हुसैन को दे देते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही तो होता है कि कप्तान की चालाकियां। असल में जो कप्तान होता है, पहली बार एक बंदा जो है वो कप्तानी कर रहा है और उसने कभी लीग में भी कप्तानी नहीं की, किसी प्लेटफॉर्म पर उसने कप्तानी नहीं की, तो ये फ़र्क होता है एक तजर्बाकार जो कप्तान होता है उसमें और इस तरह का फर्स्ट टाइम जो कप्तानी कर रहा है तो उसमें। बाकी ये होता है कि जब आपको मैनेजमेंट बाहर बैठी हुई होती है, हेड कोचेज जो आपके बाहर बैठे होते हैं, वो आपको ये इशारा तो दे सकते हैं कि अगर इस तरह का अगर ओवर्स में उन्होंने इतने रन दिए तो आप बॉलिंग चेंज करके आप डिस्टर्ब भी कर सकते हैं बल्लेबाजों को। लेकिन इस तरह की चीज़ें वही कप्तान करता है जो चालाक होता है, उसको मालूम होता है कि मैं इसको
यहाँ पर स्पिनर को लाकर आउट कर दूंगा। अब देखिए ना, साइम अयूब जो है उसको बाबर क्यों ओवर करा रहा है, हालांकि अब देखें 2 आउट वो कर गया। तो यही है कि शुरू में जो बल्लेबाज होते हैं वो चांस लेते हैं, क्योंकि पावर प्ले होता है, 6 ओवर का खेल होता है। तो यहाँ पर अगर आप सोहेल की जगह फौरन ही अकील हुसैन को दे देते तो मेरे ख्याल में यहाँ पर इतने रन नहीं होते। ठीक हो गया, यहाँ पर इतने रन नहीं होते सर। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो बाबर आजम ने अपने जो कॉम्पोनेंट से सबको अच्छा यूज़ किया, लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा क्योंकि कोयटा की बॉलिंग की बात हो रही है। सोहेल खान और मोहम्मद हसनैन, इनकी खूब पिटाई हुई। और मोहम्मद हसनैन से परसों मैंने सवाल भी किया कि हसनैन आप के पास स्पेस तो है लेकिन आपके पास वो लाइन और लेंथ नहीं है जो आपके रन्स रोक सके। आज फिर नजर आ रहा था कि वो जोर से आके सिर्फ बल्लेबाज को असिस्ट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये बैट्समैन के असिस्टेंट हैं, उनके चौका लगाने पे, उनके छक्का लगाने पे उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनको आराम दे रहे हैं कि आप आराम से चौका छक्का लगाएं। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी देखिए ना, आपको हम यही बता रहे हैं कि चेंज ऑफ पेस करना चाहिए, रिड्यूस करें चाहिए, पेस ऑफ करें आप। और यही चीज़ है कि सोहेल खान भी देखिए कब से खेल रहे हैं मुसलसल, आपको डोमेस्टिक खेलते रहे, हर फॉर्मेट में खेलते रहे काफ़ी। क्रिकेट जैसे जैसे खेलते रहते हैं आप, डे बाई डे आपको यूज टू होना चाहिए उस फील्ड से। T20 में आपका नाम आया हुआ है, स्क्वाड में खेल रहे हैं, तो आपने बॉलिंग कहाँ पर करनी है, किस तरह से करनी है। तो यही चीज़ें हैं आपको कि अपने आप को डे बाई इंप्रूव करना है। फिर हम बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स की कर रहे हैं, और जितने स्पिनर्स आए हुए हैं, अकील हुसैन ने जो हैट्रिक किया आउटस्टैंडिंग। फिर आप जो है जितने सेलेक्टर हैं हमारे पिछले, शादाब खान और जो नवाज़ हैं, उनको मुसलसल आप खिलाए जा रहे हैं। पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं हम, 2 ही स्पिनर खेल रहे हैं। T20 में भी वही खेल रहे हैं, 50 ईयर में वही खेल रहे हैं। तो सिलेक्टरों को जो है वो ये गौर करना चाहिए इस चीज़ को, और ये जो सियासत है ये कम करनी चाहिए। क्योंकि मेहरान मुमताज़ जैसा प्लेयर आप देख लें, आपके सामने 2 विकेट्स नहीं, पिछले मैच में 2 विकेट्स थी। जब प्लेयर्स को आप चांस नहीं देंगे तो मुतवाज़िल कहाँ से मिलेगा आपको। तो यही चीज़ है कि स्पिनर ढूंढ रहे हैं आप, स्पिनर नहीं मिल रहे आपके पास। पिछले मैचेस में स्पिनर बैठा हुआ था, आज आपने खिलाया, और देख लें किस तरह से। तो तासुब जो है ये चीज़ें कम करनी चाहिए मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान टीम के लिए सोचना चाहिए। सिलेक्टर जो भी आए अपने ऐनक उतारें और ऐनक उतार के देखें कि मेहरान मुमताज़ जैसे बॉलर्स कैसे मैं आपसे फिर सवाल करूंगा, क्योंकि आपने जो जवाब दिया ना उसके ऊपर वापस सवाल बनता है। लेकिन मैं पहले चाहूंगा बदी भाई की तरफ चलूं। बदी भाई, मेहरान मुमताज़ 5-6-7 मैचेस बिल्कुल नहीं खेले, तकरीबन 6 मैचेस नहीं खेले, लेकिन आज फिर मेहरान मुमताज़ ने जहां पे उनको लाया गया, जहां पे एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि सऊद शकील नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने सऊद शकील को भी आउट किया। फिर जब आमिर खेलना शुरू हुए, चौके लगाना शुरू हुए, आके उन्होंने आमिर को भी आउट किया। तो ही इज़ वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग और बहुत ही खींच के बॉल करते हो। पिंडी की विकेट पे आप अगर अपने 4 ओवर्स में 22 रन देंगे तो मतलब आप दुनिया की हर विकेट पे कामयाब स्पिनर हैं। यही तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो सिलेक्टर हैं या चीफ सिलेक्टर हैं वो क्या देख रहे हैं। जब उनसे सवाल करो तो जवाब जो है वो कोई और दे देते हैं। आप मुझे बताएं, इतना अरसा हो गया आपके पास कोई स्पिनर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप स्पिनर ढूंढ ही नहीं रहे। आपके पास मोहम्मद नवाज आपको मिला हुआ है, टेस्ट भी उसे खिला रहे हैं, वनडे भी उसे खिला रहे हैं, T20 भी उसे खिला रहे हैं। शादाब है मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म है। अब देखिए, अब उसने आके बॉलिंग भी की है, लेकिन ज्यादा तवज्जो मैंने देखा कि शादाब जो है वो बॉलिंग के बजाय बैटिंग पर दे रहे हैं। लेकिन T20 में तो आप ये कर लेंगे, यहाँ पर फ्लैट विकेट पे आप रन बना लेंगे, लेकिन जब आप इंटरनेशनल स्तर पर जाते हैं वहां पर जो आपको बॉलिंग मिलती है वो इस तरह की बॉलिंग नहीं मिलती। वहां पर आपको फिर जो है अपनी स्किल दिखानी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में जो जितने भी सिलेक्टर बैट्समैन भी इस तरह के नहीं मिलते जिस तरह PSL में मिल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, कायद आज़म ट्रॉफी हो रही होती है, अभी पेंटर्स ट्रॉफी हुई है, आपका नेशनल जो T20 हुआ है, पाकिस्तान कप हुआ है। कितने प्लेयर खेले पाकिस्तान के उसमें डोमेस्टिक में? आपके सेलेक्टर कहाँ थे? आपने 2 कंसेसर रखे थे। कामरान जो थे वो, उसको मैंने देखा कि वो ग्राउंड में जाता था, जाके देख रहा होता है। लेकिन स्पिनर को ढूंढना, स्पिनर स्पेशलिस्ट आपने मुश्ताक अहमद को कब से रखा हुआ है? कौन सा स्पिनर उन्होंने आपको ला के दे दिया? आपने पहले सकलैन को रखा हुआ था, कौन सा स्पिनर उसे बना के दे दिया? फिर यही बात होती है कि जो अकदार लड़के होते हैं उनको या तो लेके आते हैं, ऐसी बड़ी टीमों के सामने करवा देते हैं। एक मैच में अगर उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की तो दूसरे मैच में बेंच में बैठा, और तीसरे मैच में वो बिल्कुल ही जो है वो गायब भी हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर तौर पर जितने भी सिलेक्टर हैं उनकी ड्यूटी लगाएं कि भाई आपने हमें पूरे इवेंट में से स्पिनर बताने कि ये स्पिनर हमारे काम के, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके जाएं, वहां पर उनको जो है वो ट्रेन करें। आपने क्यों खोला हुआ हाई परफॉर्मेंस सेंटर? इसीलिए है ना कि खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए। कौन होता है वहां पर स्पिनर? हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कौन होता है? कोई फुड्डी लाइन वाला डायरेक्टर।
अभी आपने रखे थे ना, दोनों वापस चले गए। नहीं, जो डायरेक्टर कोच खोटे लाइन होता है उसको आई परफॉर्मेंस सेंटर में भेज देते हैं और फिर वहां से वापस आके फिर आपको पता है टेलीविजन में बैठ जाते हैं, टेलीविजन में बैठते हैं, उसके बाद फिर वो फ्रेंचाइज का हिस्सा बन जाते हैं। अभी हसन को देखो, हसन को ये पता है कि इसके अलावा अभी आपके पीएसएल में 12 से 13 ओपनर खेल रहे हैं। हर कोई जा रहा है कि मैं T20 में ओपनिंग करूं, भाई तो मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा? इफ्तिखार खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। आपने मिडिल ऑर्डर में कोई 2 तगड़े बैट्समैन अब तक तैयार नहीं किए, ना वो वनडे के लिए ना T20 के लिए, तो फिर क्या होगा? इस तरह की टीमें नहीं बनती। आपको टीम बनाने के लिए सिलेक्टर को जो है, आप एक बंदा खेल रहा है उसको उठा के आपने चीफ सिलेक्टर टीम बनाने के लिए कहां से लेके आए कि आप फॉरेन कोच लेके आए या फिर वहां से और मजीद गोरों को लेके आ जाए? ऐसा करते हैं हम पाकिस्तान से चले जाते हैं बाहर, बाकी इंडिया से या फॉरेन कंट्री के कोचेज उनको लेके आ जाते हैं, यही करते हैं और क्या करें। मैं वही कह रहा हूं ना, सिलेक्टर भाई हमारे पास कम है, आप उनको मौका तो दें जब वो आते हैं। सर आप अपने बंदे को मौका देते हैं, मेरी पुराने वाले मौका नए वाले को देंगे तो फिर जब ही आएंगे सामने। मेरी बात सुनिए, आपने हफीज साहब को मौका दिया, हफीज साहब के खिलाफ लाहौर से एक कैंपेन चली बाकायदा कि हफीज ये कह गए, हफीज किसी को नवाब कह गए, हफीज किसी को पुत्र कह गए, किसी को पतरिया कह गए। मतलब ऐसी चीजें जब आप एक अपने कोच के खिलाफ करेंगे तो फिर आपके ऊपर फॉरेन कोचेज ही मुसल्लत होंगे जो कि ना आपकी उर्दू समझ सकते और ना आप उनकी अंग्रेजी समझ सकते हैं। वो 2-3 साल लगा के जेब गर्म करके वापस चले जाएंगे। ये वही तो है ना, आप पावर प्लेयर, जो प्लेयर की पावर है ना, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा कि भाई आप प्लेयर्स की नहीं मर्जी नहीं चलेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसा तगड़ा जो है वो अपना कानून बनाना पड़ेगा कि भाई अगर हम मिसबा को लगाते हैं, हफीज को लगाते हैं, वाब को लगाते हैं, ये हसन रजा बैठे इसको लगा देते हैं, लेकिन लगाने के बाद आप उसको मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है सर क्रिकेट में, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है क्रिकेट में। वही तो रिश्तेदारी नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ पसंदीदा नहीं हो ना। आप पर पसंद नापसंद हमेशा से रही है। हमने एक बार वसीम अकरम से सवाल पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि पसंद नापसंद हमेशा से क्रिकेट में रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी को लाते हैं उसको 2 साल 3 साल का मौका दें। जब उसकी 2 साल की परफॉर्मेंस को देखें, उसने परफॉर्म नहीं किया, आप उसको भले कह दी भी खुदा हाफिज आप हमारे मेयार पर पूरा नहीं उतरे। यहाँ तो एक चीज आता है चेयरमैन, वो अपने बंदे ले आता है, दूसरा आता है वो अपने बंदे ले आता है, तीसरा आता है वो अपने बंदे ले आता है। किसी को ये नहीं पता होता कि मैं 2 महीने के लिए हूँ, 3 महीने हूँ। आपके सामने है ये 1 साल के अंदर 4 चेयरमैन बदले और कितने लोग बोर्ड में आए और कितने बोर्ड से गए। तो ये चीजें जब तक होंगी पाकिस्तान टीम तगड़ी कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर आप पीएसएल खेलकर खुश हो जाएं, यहाँ पर जो है वो आप इसको ब्रांड बना लें, लेकिन आप भाई बड़ा इवेंट कब जीतेंगे? बड़ा इवेंट बदी भाई का कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे उन्हें को आप 23 रन लगा के खुश होते रहें, 100 मारते रहें, लेकिन कोई मसला नहीं है। अच्छा सर मेरी बात सुनिए, आपने जो बात की थी बेसिकली सवाल तो मैंने मेहरान का थ्रो किया था। हसन भाई आपने बहुत बड़ी बात की, आपने ये कहा कि सिलेक्टर्स को जो चश्मा है ना तासुब का, पसंद नापसंद का, वो उतारना चाहिए। और फिर आपने ये भी कहा कि मेहरान मुमताज मोहम्मद नवाज और शादाब खान से 1000 गुना बेहतर स्पिनर है। बिल्कुल बेहतर। क्या आपको वो लगे? ऑब्वियसली इतनी टॉप क्लास की क्वालिफाई की टीम खेल रही है आपकी पेशावर ज़ालमी की, और कैप्टन है आपका पाकिस्तान का, और नंबर 1 इंटरनेशनल टीम का जो है कैप्टन रह चुका है, नंबर 1 रैंकिंग में आईसीसी की रह चुका है, वो लीड कर रहा है। सैम अयूब को कॉन्फिडेंस दे रहा है, मेहरान मुमताज को दे रहा है। तब की हमारा पिंडी की विकेट पे इतनी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, डेफिनेटली स्पिन नहीं होती यहाँ पर, इतनी स्पिन नहीं थी। डे नाइट जो है, और डे में अगर होता तो बंदा ब्रेक करता थोड़ा सा, मगर यहाँ पर बॉल खींच के करते, लेंथ बॉलिंग कर रहे थे हम, और आप बैठे हुए थे तो मैं आपको बता रहा था कि उनकी लेंथ देखें आप कैसी है, और वो तेज कर जा रहे थे। अगली बॉल पे थोड़ा फ्लाइट भी देनी पड़ती है। फ्लाइट दी विकेट मिली, टेल को फ्लाइट देनी चाहिए हमेशा, ताकि आपको अपना इकोनॉमी बॉलिंग का है वो अच्छा किया है, मगर आप विकेट टेकिंग बॉलर भी बने साथ साथ में, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगली बॉल उन्होंने फ्लाइट करी है और मिड पे कैच। मेहरान मुमताज को अगर मौका दिया जाए स्ट्रेट अवे, क्योंकि अब वो एक सिस्टम से होके आए, देखें 13 से 16 से 19 से अब पीएसएल से होके आए, अगर उनको स्ट्रेट अवे मौका दिया जाए तो ये परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान लेवल पे। 14 साल ए में उन्होंने किया। 14 साल की उम्र में मुझे लोगों ने कहा कि छोटे बच्चे को खिला दिया। 14 साल की उम्र में अगर मैं खेल गया, मैं कहता हूँ सही टाइम पे खेल गया। शायद इस दौर में जितनी सियासत हो रही है, जो शायद मैं कभी नहीं खेल पाता। 14,000 रन मैंने इसलिए कर दिए कि इंटरनेशनल में नहीं किए, डोमेस्टिक में कर दिए। इसी वजह से कर दिए कि मुझे पाकिस्तान टीम से कोई नहीं खिला रहा था, वो कह रहा था डोमेस्टिक खेलो जाके। तो क्रिकेटर का काम होता है खेलना, उसको सपोर्ट करना, उसको गाइडेंस देना, वो उस सर्कल में जो लोग होते हैं उनका काम होता है। तो मेहरान मुमताज भी वही बॉलर हैं, वही प्लेयर हैं, ऑलराउंडर भी अच्छे हैं। बैटिंग में अगर आप देखेंगे कभी आएगी उनकी बैटिंग, तो मैं कहता हूँ कि नवाज से तो बहुत ज़्यादा फार बेटर होंगे, वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और एनर्जेटिक भी हैं बहुत ज़्यादा। यही चीज़ है कि आप किसी को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है और नज़र आ रहा है ये चीज़। अगर आप साजिद खान को लेके आ गए टेस्ट टीम में, फर्स्ट क्लास भी खेले, नुमान अली अगर खेले में फर्स्ट क्लास, मुझे याद है कि मैं पेशावर से खेलता था जब वो फर्स्ट क्लास खेलते थे,
हैदराबाद से नुमान अली खेले में वो खेलते थे। आपकी टेस्ट टीम के वो मेन बॉलर हैं, तो मेहरान मुमताज़ अपकमिंग बॉलर हैं और फ्यूचर में भी आगे मुझे लग रहा है कि अच्छी अगर उनको आजकल में मौका दिया जाए और वो अगर अच्छा कर देते तो पाकिस्तान को 12-15 साल खिलाने से होता ना, खिलाएंगे आप जितने प्लेयर्स खिला रहे हैं। फिर हमने बताया फ़हीम अशरफ को, हैदर अली को, सबको आपने आसिफ अली को खिलाया, तो ये भी खेलेंगे इंशाल्लाह। जरा मुझे कोयटा का बॉलिंग कार्ड दिखाइएगा। मैं बॉलिंग कार्ड पढ़ने के बाद बदी भाई से एक दो बातें पूछना चाहूँगा अंदर की, क्योंकि आज कोयटा की जो बॉलिंग थी ना उसमें मुझे कुछ अजीब व गरीब सी चीज़ें नज़र आई हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि हज़म नहीं हो रही मुझे पिछले 4-5 दिनों से। आमिर जी वंस अगेन, आमिर को लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, 14 डॉट्स भी करवाई, लेकिन 10 गेंदों पे वो कहीं ना कहीं से हसन भाई 35 रन दे गए, क्योंकि टोटल कितनी गेंदें होती हैं जी? 6 चौके 24, हाँ 10 गेंदों में 35 रन दिए। और सोहेल खान ने 4 ओवर्स में 48 रन दिए, 1 विकेट ली। हसनैन ने 4 ओवर्स में 52 रन दिए, 1 विकेट ली। अबरार ने 4 ओवर्स में 34 रन दिए, 1 विकेट ली। हुसैन ने 4 ओवर्स में 23 रन दिए, 4 विकेट्स लिए। इनके ऊपर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हसनैन की बात आएंगे। हसनैन को अगर देखें तो स्विंग उनका नहीं है, काफ़ी टाइम बीच में सस्पेंड भी हुए थे, एज वो काफ़ी काम किया गया उन पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, फिर डोमेस्टिक भी उन्होंने खेली, लेकिन मेरा ख्याल है वो काम नज़र नहीं आ रहा वो काम। अच्छा बदी भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि सोहेल खान मेरे हिसाब से कि अब इन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेलनी, 1-1.5 साल में या अगले 3-4 महीनों में ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो यही लगता है जिस तरह सोहेल खान को मौका मिलता है या इस तरह के प्लेयर्स को मौका मिलता है, तो वो जो कोई यंगस्टर्स होते हैं ना आपकी टीम में, उनका हक मारा जाता है। या फिर हसनैन को अगर आप बार बार आजमाएंगे इंस्टेड ऑफ देम, अगर आप रॉ टैलेंट की तरफ जाएं, फैसल अकरम जिस तरह हैं वो मुल्तान की तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कराची में एक लड़का फवाद है, उसको अभी तक मौका नहीं मिला। तो ये जो सेटिंग है ना जिस बंदे की, जो प्लेयर तगड़ा है, जो 20-25 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, ओडीआईस खेल चुका है, वो अपनी सेटिंग में पीएसएल में भी खेलता रहता है। और वो जो रॉ मटेरियल है वो इस दफ़ा हमें पीएसएल में सॉरी टू से नज़र नहीं आया, सिर्फ मेहरान की सूरत में या नाफे की सूरत में नज़र आया, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है इस पीएसएल में। बिल्कुल हसैन भाई, ये आप सही कह रहे हैं। देखिए कोयटा को हमने देखा कि कोयटा की जो ओनर्स हैं, मेरी समझ नहीं आता कि वो अपने आप को फेमस करना चाहते हैं क्रिकेट के ज़्यादा, उनको अपनी मशहूरी ज़्यादा हुआ है। अब दोबारा वो वेविच को लेके आ गए, फिर शेन वॉटसन को लेकर आ गए। अब जिस खिलाड़ी का फ्यूचर नहीं है, जिसको आपने टीम में नहीं लेना, जो पाकिस्तान टीम में आप उसको नहीं लिया जाएगा, उसको आप पीएसएल खिला रहे हैं, ये समझ मुझे भी नहीं आया था जब उन्होंने उनको टीम में लिया था। फिर आपने एक मसला और किया, अगर आपने सरफराज को डायरेक्टली नहीं खिलाना था, आप कह देते हम आपको नहीं खिला रहे। आप आखिरी दिन तक जो है उसके साथ मजाक करते रहे और आखिरी दिन उसको कह दिया टीम मीटिंग में कि आप कप्तान नहीं, रेले रसू कप्तान है। तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। एक खिलाड़ी बदी भाई, मैं सरफराज के ऊपर तो आपसे बिल्कुल बात करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर से ऑर्डर ये आया कि ब्रेक ले ली जाए, तो मैं सरफराज से ही बात स्टार्ट करूंगा। खवातीन आजाद लेते एक शॉर्ट सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। बदी भाई, स्ट्रेट अवे मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप सरफराज के हवाले से बात कर रहे थे और सरफराज के ना होने का आज बड़ा नुकसान हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स को। ठीक है, सरफराज बल्ले से इतने रन आजकल नहीं कर रहे, लेकिन वो कप्तानी में बहुत ज़्यादा असिस्ट करते थे रायली रूसो को, और शायद यही वजह है कि पहले 4 से 5 ओवर्स में हमें कोयटा की जानिब से कोई स्पिन ऑप्शन नज़र नहीं आए। सो वो फ़र्क महसूस हो रहा था, और सरफराज को ना खिलाना आज बहुत महंगा पड़ा है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सर अहमद एक ऐसा कप्तान है जो टेस्ट, वनडे और T20 की कप्तानी कर चुका है। पीएसएल में आपके साथ मुसलसल 8 साल वो कप्तानी करता रहा है, तो उसको हर चीज़ का पता है कि अगर बैट्समैन जो है वो खुलकर खेल रहा है तो यहाँ पर चेंज क्या करना है, कौन से फास्ट बॉलर अगर वो पिट रहा है तो हमने स्पिनर कहाँ से लाना है। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि जो सरफराज जो है रेली रेसो को जो है गाइड करता था, लेकिन आज उसके ना होने से ये भी जो है वो कोयटा को फर्क पड़ा है। तो जो हम बात करते हैं सरफराज की, सरफराज के साथ मेरे ख्याल में इस बार कोयटा ने बहुत बड़ा मजाक किया है, और वो मजाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पहले उसको बताया गया कि आप जो है कप्तान नहीं है, हमारा कप्तान जो है रेली रेसो है। तो ये चीज़ें जो होती हैं और खिलाड़ी को जो है वो बड़ा डिसाइड करती हैं। भले वो कप्तान, अगर आपने उसको कप्तान नहीं रखना था तो आप महीना 1.5 महीने पहले बता देते। आप हालांकि उसको खुद पता था कि मैं कप्तान नहीं होऊंगा, लेकिन ये शो नहीं कर रहे थे, और हमें इस महीने बाद का पहले ही पता था कि भाई इस बार जो है कप्तान कोई नया। अच्छा, वो आज जो सर वो जो आज कीपर उन्होंने खिलाया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उस कीपर को तो मैं नहीं जानता, आप अगर जानते हो तो मुझे बताइएगा, उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। उससे बेहतर ये था कि वो सजाद थे एबटाबाद के जो कीपर थे उनको खिला लेते, बीके को, बिस्मिल्लाह खान को खिला लेते। तकरीबन अपने ब्रांड को तो आप प्रमोट करें। वो कराची में जिस तरह आप टीम साइफर्ट कर रहे हैं, टॉप क्लास विकेट कीपर कराची में अखलाक नहीं खेल रहा,
सो अपने ब्रांड को तो हम कहीं ना कहीं पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे, बस गोरू को मौका दे रहे हैं, और वो भी थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास खेलने वालों को। तो यही से कह रहा हूँ, विकेट कीपर आप इसको नहीं जानते ना, नाम से नहीं जानते। मैं भी कह रहा हूँ कि मैं उनकी इनिंग्स के दौरान था नहीं, मैं क्योंकि आपको मालूम है कि पीएसएल के कल जो कराची में मैच हो रहा है तो मैं उसमें वहाँ लगा हुआ था, तो इस वजह से मैं आपको बिस्मिल्लाह खान को आपने आखिरी टाइम पे लिया। वो कीपर भी अच्छा है, वो बैट्समैन भी अच्छा है, आप उसको क्यों नहीं गिरा रहे? यहाँ पर इखलाक को लिया आपने, वो कीपर भी है, वो रन भी करता है, आप उसको नहीं गिरा रहे। अपने ब्रांड को जो है वो आप जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। ये बातें जो है वो अच्छी नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आपने अपनी टीम को जो मजबूत करना है तो अपने जो लड़के हैं उनको चांस देना होगा। और दूसरी जानिब आज मैं अगर एक थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि लाहौर की प्रैक्टिस थी, और लाहौर की प्रैक्टिस में शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, ना उन्होंने बॉलिंग की, ना फील्डिंग की, कुछ भी नहीं किया। हाँ, पतंगबाजी जरूर की, वो मुसलसल पतंग उड़ाते रहे और पतंगबाजी करते रहे, क्योंकि अब मैच तो वो आउट तो हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा चलो पतंग के मजे ले ले। तो वहां पर हमें कप्तान जो है पाकिस्तान टीम के भी अभी तक तो कप्तान हैं ही, और लाहौर के भी कप्तान हैं, तो वो पतंगबाजी करते हुए नजर आए। तो मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे लगे क्रिकेट के ग्राउंड में जो है ये पतंगबाजी हो रही है। मतलब आज पतंगबाजी का कैंप था लाहौर कलंदर की जानिब से? बिल्कुल पतंगबाजी का, तो हमने पूछा भी भाई पतंगबाजी हो रही है तो क्या एंजॉय। तो अब आकिब जावेद ने मीडिया टॉक की और आकिब जावेद से हमने सवाल पूछा कि भाई आपकी ये शिकस्त, एक चैंपियन टीम बिल्कुल नीचे आ गई, इसकी क्या वजह है? तो उनका वही बहाना होता है कि 10 दिन में 6 मैचेस खिलवा दिए, ये थोड़ा सा टेम्पर वो हमारा जो है हम उसको एडजस्ट नहीं कर सके, ये हुआ। फिर राशिद खान जो है वो नहीं था, तो मैंने कहा राशिद खान नहीं था तो आप किसी और को नहीं, पहले आपको पता था वो इंजरी का शिकार है, तो आप उसी जगह दूसरा नहीं ले सकते थे। तो यही चीजें होती हैं कि जब आप जीत से एकदम भूल जाते हैं सब कुछ। मैंने कह रहे हम हीरे तलाश करते हैं, मैंने कहा आपने एक हीरा तलाश किया था, वो जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए अब मुश्किल बनता जा रहा है। दूसरे हीरे को आप तलाश करते रहे, इस बार उसको आपने मौका नहीं दिया। इस बार आप तीसरा हीरा तलाश कर रहे हैं जानदाद खान की शक्ल में, लेकिन ये ना हो कि इस जानदाद खान को अगले सीजन में आप भूल जाएं। तो ये चीजें जो आप हीरे तलाश कर रहे हैं, भाई इनके हीरे जाली निकल जाते हैं, बातें बाद में वो धोखा हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये अपने चक्करों में ये फिक्र किसी को नहीं है। बस मेरी इस बात से मशहूरी हो जाए, मेरी इस बात से हम वो बन जाए, पक्के कहाँ ये को बताऊं, हीरा मेड बाय लाहौर कलंदर्स पर जो है हीरा मेड बाय लाहौर कलंदर्स की वैलिडिटी सिर्फ जो है ना 2 साल होती है। हम यही बात कर रहे हैं कि असलन 2 साल भी बहुत ज्यादा बता दिया आपने प्लेयर्स की। अगर परफॉर्मेंसेज ना हो और ऐसी फ्रेंचाइज खेलती रहे तो मेरे ख्याल में 1 ही साल होता है, मगर यहाँ पर वो मनपसंद की चीज़ें चलती रहती हैं। अगेन हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ है लाहौर कलंदर ने, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो आप कहते हैं कि एक ट्रायल पे जो है 7-7 हज़ार क्राउड में आता है बच्चा, और ट्रायल देने आता है, 10-10 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आता है। अब आपने शाहीन शाह को निकाला माशाल्लाह से, उसके बाद आपने रन मशीन जो हैं उनको निकाला, आपने प्रोड्यूस कर दिया, वो पाकिस्तान टीम से खेले, वो अभी अनफिट हो गए। अब इतने सारे प्लेयर प्रोड्यूस कर दिया आपने, मजीद अब आगे क्या लेके आना है वो भी तो प्लान करना है ना आपने। फ्रेंचाइज की रेपुटेशन जो है उसको बरकरार किस तरह से रखना है क्रिकेट में। हर दफ़ा थोड़ी आपने देखें, मैंने 2 चीज़ें की थी कि फ्रेंचाइज के ओनर्स जो चीज़ें हैं, कुछ लोग होते हैं कि क्रिकेट खिलाने के लिए इस टीम को लेके आते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, और उनकी सिर्फ खाली क्रिकेट नहीं है, उसके बाद ब्रांडिंग भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ब्रांड करके प्लेयर्स को जो है वो इतनी एडवर्टाइजिंग करके आप उनको फिर पिक भी करते हैं अपनी फ्रेंचाइज में। तो मेन चीज़ क्रिकेट है तो फ्रेंचाइज है, क्रिकेट नहीं है तो फिर पीसीबी भी नहीं है, और ये चीज़ें भी नहीं है। सर कल बहुत बड़ा मैच है, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, मतलब के 2 बड़े शहर पाकिस्तान के आपस में टकराएंगे। और आप ये भी कह सकते हैं आसान अल्फाज में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि कराची लाहौर का मुकाबला मतलब रवायती हरीफों के दरमियान मुकाबला है। जिस तरह जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसमें इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है, इस तरह कराची और लाहौर का मुकाबला है। उर्दू और पंजाबी का, हाँ उर्दू और पंजाबी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जरा पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स। कल एक बार फिर मेला सजने को तैयार है, लेकिन कल रावलपिंडी में मेला नहीं सजेगा, कल मेला सजेगा तो कराची में सजेगा, कराची का क्राउड देखेगा लाहौर कलंदर्स का मैच कराची किंग्स के साथ। और अब देखते हैं कि कराची किंग्स कल का मैच जीती है या नहीं जीतती। ये देखिए जी हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों टीम्स के 18 मैचेस खेले हैं लाहौर कलंदर और कराची किंग्स ने, और इसमें जो रोशनियों का शहर है 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी का, वो आबादी के तनासुब से ही आगे है लाहौर कलंदर से। 18 में से 12 मैचेस जीते हैं कराची किंग्स ने, 6 मैचेस जीते हैं लाहौर कलंदर्स ने। 33.33% विन रेशियो है लाहौर कलंदर्स का, और 66.66 विन परसेंटेज है
कराची किंग्स का। सर, बिग मैच, कराची भी इसको जीतना चाहेगा डेफिनेटली, और लाहौर भी, क्योंकि अब तो उनके पास हारने के लिए कुछ है नहीं, तो वो चाहेंगे कि हम ये मैच जीत के तो खुशी खुशी घर जाएं। बस वैसे ही मैच होगा। मैंने बताया, जैसे मैंने जो आपको बताया ना कि कराची लाहौर का है, वो ऐसे ही बताया कि पंजाब, जब कराची वाइट्स और पंजाब के मैच होते थे वहाँ पर जाके, तो कुछ लोग उर्दू स्पीकिंग करते थे, कुछ पंजाबी, तो मैच भी ऐसे ही गालम गलोच में चल रहा होता था फर्स्ट क्लास में। तो कल भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा तो नहीं होगा खैर, मगर फिर भी एक हाई वोल्टेज मैच। लेकिन सर, कराची की टीम वो दम हम नहीं है ना, वो आमिर रहे ना वो इमाद वसीम रहे, दोनों कैप्टन है। शान मसूद उधर से कैप्टन है और दूसरे कैप्टन आपको पता है वो उधर से हैं, मगर फिर भी मैच तो खेलते हैं। ड्यूरिंग मैच आपको पता है कि इख्तलाफात तो चलते रहते हैं, जीत और हार के, और जब क्रूशल ऐसा टाइम आएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं तो फाइट बैक करेंगे अपनी टीम को, अपनी फ्रेंचाइज को। ओवरऑल देखेंगे तो अच्छा मैच होगा, मगर लाहौर कलंदर ने अगेन मायूस काफ़ी किया, पूरे क्राउड को, लाहौर को किया है, और जितनी फ्रेंचाइज हैं उनको भी किया है। मगर आगे इंपॉर्टेंट मैच कराची के लिए होगा, अगर जीतेंगे तो और रेपुटेशन को बरकरार रखें। अदरवाइज़ आपने देख लिया कि लास्ट ईयर और ईयर बाय ईयर कराची में क्या हुआ था, आपके वही कैप्टन थे। अब शान मसूद पे जो आप बीती जो गुजर रही है वो किस तरह से गुजर रही है, मेरे ख्याल में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दें वो अपनी, और कैरन पोलर्ड पे ना डाले सिर्फ। अच्छा बदी भाई, एक सवाल वैसे ज़िमनन भी आपसे कर देता हूँ। एक तो मुझे कराची लाहौर के मैच के हवाले से बताइएगा, फिर थोड़ा सा अगर आपके पास कोई खबर है टिकट्स के हवाले से कि कुछ सोल्ड आउट हुआ कराची या नहीं हुआ, क्योंकि कल उसको होना चाहिए सोल्ड आउट। और सेकेंडली मुझे ये बताइए कि सर, आपकी जो कराची की टीम है, सॉरी टू से, उसमें स्टार मिसिंग है। आपके किसी ज़माने तक स्टार होते थे मोहम्मद आमिर, फिर इमाद वसीम भी एक सुपरस्टार प्लेयर थे, शोएब मलिक जिस ज़माने में आपने पिक किया था शायद उनकी भी ब्रांड वैल्यू थी, फिर बाबर आजम थे, लेकिन अभी मुझे कराची किंग्स एक स्टारलेस टीम नज़र आ रही है। आप लाहौर की बात करें तो फिर भी शाहीन शाह अफरीदी उनके पास हैं, जमान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, पेशावर में बाबर आजम हैं, सलमान हैं, आपके आमिर जमाल हैं जो कि रिसेंटली खेल के आए, फिर साइम अयूब एक बहुत बड़ा स्टार है। इस्लामाबाद में बात करें तो शादाब खान हैं, आज़म खान हैं, एलेक्स सेल्स इवन अभी भी उनका नाम चलता है, कोयटा में मोहम्मद आमिर हैं। लेकिन कराची में तो सर मुझे कोई बंदा उस तरह का स्टार नज़र नहीं आ रहा इस दफ़ा। ये सबसे बड़ी बात होती है असलम भाई, जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें आप कौन कौन से खिलाड़ियों को पिक करते हैं, तो ये आपके पिक का मसला। और दूसरा, आपका सबसे बड़ा स्टार मोहम्मद नवाज है। वो मोहम्मद है, वो परफॉर्म करे ना करे वो खेलता है, ठीक है। वो पाकिस्तान टीम में ही परफॉर्म ना करे तो भी खेलता है, वो पीएसएल में परफॉर्म ना करे तो भी खेलता है। पता नहीं, मुझे नहीं उसके पास कौन सी ऐसी। सर आपको 20 साल सहाफत में हो गया, कोई तो खबर दें हमें, क्या है उनके पास कि वो खेलते हैं। मैं गिदर सिंह ही है ना उनके पास, गिदर सिंह बस असल में। तो वो जो है इसी वजह से आप देखें कराची की, अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो टीम अभी हसन ने जो बात की थी कि बहुत सारी फ्रेंचाइज होती हैं सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए जो है क्रिकेट टीमें ले रही होती हैं, जीत हार से उनको कोई मकसद नहीं होता। हमने यहाँ पर ओनर्स को देखा, 2 मैचेस में तो आए लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए, हमें स्टेडियम में नजर भी नहीं आए। तो कहने का मकसद सारा ये होता है कि जब आपकी तवज्जो क्रिकेट पर ना हो, दूसरी चीजों पे लग जाए, सोशल मीडिया पे आप कुछ न कुछ कर रहे हो, आप पता नहीं, समझ नहीं आता कि किसी की सालगिरह है तो केक कट रहा है, किसी का कोई मसला है तो पता नहीं क्या हो रहा है। भाईजान, आप क्रिकेट खेलने आए तो क्रिकेट होना चाहिए ना। तो यहाँ तो हम दूसरी एक्टिविटी भी उसी के साथ मिलाते हैं, जी किंग ने ये कर दिया, किंग ने वो कर दिया और किंग ने ये कर दिया। और एक बड़ी इनकी बात है कि जो भी पाकिस्तान टीम का कप्तान बनता है उसको ये कप्तान बना लेते हैं। पहले बाबर आजम कप्तान था, उसको अपना कप्तान बना लिया, अब शान मसूद टेस्ट का कप्तान हुआ तो उसको अपना कप्तान बना लिया। 8 मैचेस, 133 रन, किसी कई कप्तानी मुझे नजर नहीं आई। भाई, टेस्ट क्रिकेट और वनडे और T20 में बहुत फर्क होता है। तो एक खिलाड़ी ने जब T20 खेली नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, उसको आप ऐसे कप्तान खिला रहे हैं, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये मुझे बता दें। ये कराची किंग्स में लिखा हुआ सर। वही मैं कह रहा हूँ। दूसरा टिकट देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें ना, तो उनके मुताबिक सारे टिकट उन्होंने जो है ना वो सेल आउट कर दिए। गैलरी उन्हीं के पास, ठीक है। उसके अलावा जो चेयरमैन बॉक्स है उनके पास, अनीम मोहम्मद VIP इंक्लोजर उनके पास, जावेद मेहदाद इंक्लोजर उनके पास। बाकी रहे जो दूसरे टिकट, उसमें से 2-4 मीडिया वालों को मिल जाते हैं, बाकी जो खरीदे वो आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो खुद ही मैं दे, आप अगर जब टिकट को सेल कर रहे होते हैं, खिलाड़ियों को या तमाशाइयों को अपने स्टेडियम में ला रहे होते हैं, तो आपके पास प्लानिंग होती है। लेकिन कुछ हमारे बोलने की वजह से, कोई मीडिया की बोलने की वजह से अब ऐसा हुआ है कि कराची के करीब एक गुलशन इकबाल हो गया, उसके अलावा तारिक रोड हो गया, PCHS हो गया, कासाद हो गया, यहाँ पर इन्होंने 4 सेंटर बनाए कि वो तमाशाई जिनके पास उस दिन टिकट ना हो वो वहाँ से आसानी के साथ टिकट खरीदें। और एक वैन उन्होंने खड़ी कर दी है पार्किंग एरिया में,
वहाँ से टिकट ने और आराम से जो है वो स्टेडियम में आ जाए। आप देखें कि कल है तो सैटरडे और तमाशाइयों को ज़्यादा होना चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से कि ये चला रहा है टिकटिंग का मसला मेरी समझ से बाहर है। आपने अगर इस तरीके से अगर करना है, आप चाहते ही नहीं है कि कराची में क्राउड आए। अगर आप चाह रहे होते ना तो शुरू में से जो 5,000 वाला टिकट है यार 500 का कर देते, 2,000 वाला 1,000 में कर देते, क्योंकि जो अंदर आता है, मैंने लियाकत भाई आपको बताया है कि जो 1,000 का टिकट लेगा तो 3,000 को उसको खाना पड़ेगा, इतनी महंगा है। ठीक हो गया बदी भाई, जरा थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालते हैं आज की क्या सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की, क्योंकि आज पेशावर ज़ल्मी भी क्वालिफाई करने में कामयाब हो चुका। 2 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाइंग राउंड में पहुंच चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान टॉप कर रही है, पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, नहीं इस्लामाबाद देन कोयटा ग्लैडिएटर्स। मुल्तान जी अभी देख लें पॉइंट्स टेबल आपके सामने, 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है, पेशावर 11 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। मुल्तान के पास अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं, पेशावर का 1 ही मैच बाकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड परसों अपना आखिरी मैच खेलेगी, 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे पे है। कोयटा ग्लैडिएटर्स 9 पॉइंट्स के साथ चौथे पे है। कोयटा के भी अभी 2 मैच बाकी हैं। और कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे है। लाहौर कलंदर्स 3 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पे। ये स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे गौर से, अभी इसको हटाइएगा मत। अब सिचुएशन ये है कि कराची किंग्स अगर अगले 2 मैचेस जीतती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड संडे वाला मैच हार जाती है तो कराची किंग्स ऊपर जाएगी। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड संडे वाला मैच जीत जाती है और कराची अगले दोनों मैच भी जीत जाती है तो कराची किंग्स के पास कोई चांस मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि उनको जो बारिश वाला पॉइंट है ना 9 वाला, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज दे रहा है अगर वो मैच जीत जाते हैं। सर अगर कल के मैच की बात की जाए, मुझे शॉर्टली मेरे पास 30 सेकंड रह गए पहले, बल्कि बदी भाई की तरफ चलते। बदी भाई क्या समझते हैं कराची और लाहौर के माबेन जो मुकाबला है कराची नेशनल स्टेडियम में, आपके मुताबिक, आपकी राय के मुताबिक कौन सी टीम फेवरेट नजर आ रही है आपको? ख्याल में यहाँ पर आपको लाहौर को फेवरेट देना पड़ेगा, लाहौर की टीम ज़्यादा तगड़ी नजर आ रही है। ठीक हो गया हसन भाई, बोलने वाला था उन्होंने लाहौर बोल दिया। विंडर ड्यूसन आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, साहबजादा आप भी लाहौर बोल देना, मैं कराची बोल दूंगा। बिल्कुल मैं लाहौर बोलूंगा, आप भी लाहौर बोलेंगे। चलें जी, आई एम गोइंग विद कराची किंग्स। बदी भाई थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम कराची। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद थे बदी जमान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन वज़ात, अब देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। बदी भाई और हसन भाई के मुताबिक कल जीतेगी लाहौर कलंदर और मैं जाऊंगा कराची किंग्स के साथ। देखते हैं कि कराची किंग्स मेरे साथ वफा करती है फिर लाहौर कलंदर इन दोनों के साथ वफा करती है। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।